हेलो गाइस, माय नेम इज हिमांशु सांगवान और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नई शानदार और जानदार वीडियो में। इस वीडियो में बेसिकली आपको बताने वाला हूं क्या मेरी जर्नी रही, कैसे मैंने DCCCRT को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, क्या क्या मुझे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, डायलामास भी आए कि कौन से एग्जाम की तैयारी करूं, प्लस वो सोर्सेज में जो दिक्कतें आती है भाई, कौन से सोर्स को चूज करूं, कौन से कोर्स को परचेज करूं, है ना, मॉक में स्कोर नहीं बढ़ रहा। तो जितनी भी दिक्कतें एज अ स्टूडेंट हमारी लाइफ में आई हैं या फिर आपकी लाइफ में आ रही हैं, तो मैं मेनली अपनी जर्नी की बात करने वाला हूं कि मुझे उस टाइम पे क्या दिक्कत आई और मैं बिल्कुल स्टार्ट करने वाला हूं ताकि आप भी उस चीज का रेफरेंस ले पाए और थोड़ा सा रिलेट कर पाए कि हाँ ये दिक्कतें तो हमें भी आ रही हैं, है ना। तो उस चीज से आप कनेक्ट कर पाए। तो स्टार्ट करते हैं। और ना इस कहानी में बहुत मजा आने वाला है। मैं वन टेक में शॉर्ट करने का ट्राई करूंगा ताकि आपको कुछ भी इसमें अनरियल ना लगे। मैंने बस इस पे थोड़ा सा लिख लिया टाइमलाइन क्या कुछ रही है ताकि मैं रिमाइंड कर पाऊं हाँ क्या कुछ हुआ था। स्टार्टिंग होती है 2018 से, जब मेरी 12th क्लास कंप्लीट होती है। मैंने 18 और 20 वाले बैच में जो कि DLED का था उसमें एडमिशन लिया। फर्स्ट ईयर मेरा 2019 में कंप्लीट हो गया था। तो मैंने जो दिसंबर में 2019 में CTET हुआ था उसका फॉर्म फिल कर दिया था। मैंने तो क्या ही किया था, घर वालों ने जबरदस्ती करवा दिया था कि भाई तू कर दे क्योंकि तेरे को इसकी जरूरत पड़ेगी बाद में। मैं कह रहा ठीक है कर देता हूँ। उस टाइम तक मुझे ना कोई भी अंदाजा नहीं था, ना मुझे पैटर्न पता था भाई कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने सब्जेक्ट उसमें होते हैं, क्या क्या उसमें पूछा जाएगा, कुछ नहीं पता था। और पेपर शायद मुझे याद है शायद 9 दिसंबर का था जहां तक मुझे आइडिया लग रहा है। और 2 दिसंबर को ना मम्मी ने किताब ला के दी थी, वो अरिहंत की इतनी मोटी, कह रहा इसको पढ़ ले। मेरा बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं था, ना मैं उस किताब से पढ़ा, वो बस रखी रही। अभी मेरे पास वो किताब रखी हुई है CTET वाली, अरिहंत की, पता नहीं कौन सी CTET मास्टर होती है, कौन सी होती है, वो बस रख दी। मैं कह रहा अम्मी ले आई तो ठीक है, अब देख लूंगा जो पेपर में होगा, 7 दिन में तो क्या ही तैयारी होनी है। उधर जाके देखा, उधर पहली बार पैटर्न देखा, सब कुछ पहली बार देखा। पास हो गया था पर सिर्फ एक सब्जेक्ट की वजह से, जो कि था मैथ्स। मेरे मैथ में 30 में से 27 मार्क्स आए थे। उसके अलावा ना मेरे बाकी सब्जेक्ट्स में हिंदी, इंग्लिश, जितने भी पेडागोजी रहेगी, किसी में 12 नंबर, किसी में 14 नंबर, ये गिरते पड़ते मार्क्स थे। मतलब उसमें तुक्के मार के आता, मुझे तो क्या ही आता था यार, है ना। वो 12th में मेरे पास साइंस थी और साइंस में मतलब एक अच्छा खासा थोड़ा सा ब्राइट स्टूडेंट था, है ना, अच्छे मार्क्स आए थे 12th में। और ये तो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं, मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया। तो उसी की बदौलत थोड़े से नंबर मेरे EVS में आ गए थे, है ना, थोड़ा सा वो रिलेट करता है इसलिए। बाकी 91 मार्क्स आए थे CTET में, बिना कुछ तैयारी, कुछ भी नहीं पता था, 91 मार्क्स आ गए थे। मैं कह रहा अब हो गया, इसको छोड़ो, हटाओ साइड में। फिर आपको पता है 2020 में वो कोविड आ गया था। तो फिर भाई थोड़ा सा, क्योंकि जाट फैमिली से बिलोंग करते हैं, हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो वो एक सरकारी नौकरी का प्रेशर सबके ऊपर होता ही है ना। तो फिर घर वाले कह रहे थे भाई तू कर ले SSC की तैयारी, तू इसकी तैयारी कर ले, ये भर्ती निकल आई, ये निकलेंगे कोविड के बाद, इसकी तैयारी कर ले, वो सब चीज चल रही थी। तो कोविड में क्या हुआ कि भाई मैंने सोचा कि छुट्टियां तो हैं ही, अब छुट्टियां तो क्या, लॉकडाउन था, तो क्यों ना अपना कोई सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं और टाइम भी अपना यूजअप हो जाएगा। और पूरे दिन तो क्या ही करना है, आपको भी याद है आपने कोविड में पूरे दिन क्या किया होगा। सुबह उठते होगे, व्लॉग देखते होगे और खिचड़ी खचड़ी बनाई। उस टाइम तो खिचड़ी बहुत बनती थी, बस खिचड़ी खचड़ी बनाई अपनी, खा के और फिर सो के, फिर दिन चालू हो गया, है ना। तो मैंने गगन प्रताप सर का उस टाइम पे कोर्स परचेज कर लिया मैथ्स के लिए। तो मैंने उस पूरे लॉकडाउन में मैंने सिर्फ मैथ्स पढ़ी है, सिर्फ मैथ्स, और कुछ पढ़ा ही नहीं, ना हिंदी ना इंग्लिश। हाँ बहुत कम चंक पढ़ा है, हिंदी तो पढ़ी नहीं क्योंकि उस टाइम थोड़ा सा मैं SSC की साइड ओरिएंट हो रहा था, अपने आप को कर रहा था, तो हिंदी नहीं पढ़ी। थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़ ली, थोड़ी बहुत GK पढ़ ली, बस बहुत थोड़ी बहुत, पूरी भी नहीं, थोड़ी बहुत, तो ये चीज। तो ऐसे करते करते 2020 खत्म हो गया और मेरा ऑलमोस्ट सिलेबस भी वो जो उस कोर्स में था ना वो कंप्लीट हो गया। मेरे ख्याल से अराउंड 200 क्लास के आसपास थी और वो मेरा कंप्लीट हो गया। और मैंने उस टाइम प्रैक्टिस भी बहुत कर ली थी, मतलब जितने क्वेश्चंस करवाए थे सर ने वो तो कर ही लिए थे, प्लस जो शीट्स दी थी उसमें से कर लिए थे। फिर आया 2021 में जनवरी में मैंने भर दिया था HTET का एग्जाम। HTET के एग्जाम में भी मेरी कोई तैयारी नहीं, बस मुझे ये पता था कि हाँ भाई मैथ्स और रीजनिंग आएगी, है ना, 2 सब्जेक्ट्स आएंगे। तो मैं कह रहा ठीक है भाई
चल लेते देने, कोई दिक्कत नहीं। तो मैथ्स और रीजनिंग के बलबूते मैंने उसको पास किया। थोड़ी सी ईवीएस भी मुझे आती थी, तो 105 नंबर उसमें आ गए थे मेरे, तो वो भी पास हो गया था। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक मुझे पेडागोजी नहीं आती थी, क्योंकि मैंने डीएलएड के टाइम पे भी इतनी सीरियस होकर नहीं पढ़ी, पेपर भी ऐसी दे दिए, सुबह उठे चैप्टर याद करे, है ना, वो लिख दिया कुछ भी, तो पास हो गई। ये अनरियली रियलिस्टिक स्टोरी है। कहीं मैं सोच रहा हूँ कि सर हवाबाजी के चक्कर में ले भाई हमें कुछ भी बता रहे हैं कि इनकी हवा बन जाए, मेरी कुछ हवा नहीं है भाई, जो रियल है वो रियल है, बता रहा हूँ। उसके बाद हुआ क्या, जनवरी में ही रीट लेवल 1 के फॉर्म्स निकला है, जो राजस्थान में नौकरी होती है ना उसके अंदर, उसमें पोस्ट अच्छी खासी थी, 30,000 प्लस पोस्ट थी। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम से मैंने स्टार्ट करी रीट की तैयारी, पहली बार टीचिंग एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करी, ठीक है। और मेरी एक अच्छी आदत यह है कि जिस दिन मैं फॉर्म भरता हूँ किसी भी एग्जाम का, उस दिन उसका मॉक टेस्ट दे देता हूँ, ताकि मुझे आइडिया लग जाए कि भाई हाँ मुझे इस जंग में उतरना है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और लेवल ये होने वाला है, और फिलहाल मेरा किस लेवल पे मैं स्टैंड कर रहा हूँ, मेरी कितनी नॉलेज है मेरे पास फिलहाल अभी, और कितनी मुझे इंप्रूव करनी है, ठीक है। तो रीट की जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ थी, 2019 में शायद रीट हुआ था पिछली बार, 21 से पहले, तो उसमें कट ऑफ शायद 110 के आसपास गई थी। तो मैंने टारगेट बना लिया भाई 125 का, 125 तक लाऊंगा और बस तैयारी अच्छी खासी हो जाएगी मेरी। और उसकी जब जनवरी में फॉर्म्स आए थे, तो उसके हिसाब से जो एग्जाम था ना वो 26 अप्रैल का था, जो डेट थी वो 26 अप्रैल की थी। तो मैं कह रहा ठीक है भाई 3-4 महीने में अपने कर लेते हैं। तो उस टाइम पे मैंने कुछ कोर्सेज लिए, एक तो हिंदी का अरुण सर का कोर्स, अरुण सर आपको मिल जाएंगे हिंदी कैरियर विल एप्लीकेशन पर, तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत सुंदर पढ़ाते हैं और मजा आता है पढ़ने में। दूसरा मैंने कोर्स लिया पेडागोजी स्पेशल बाय हिमांशी मैम, ये मैं हंस क्यों रहा हूँ आपको बाद में पता लगेगा। प्लस मेरी मैथ रीजनिंग भाई अच्छी खासी हो ही चुकी थी, तो मुझे उसमें कोई नीड नहीं थी। इंग्लिश में मेरा ज्यादा इंटरेस्ट था नहीं, तो मैं कह रहा इंग्लिश भाई छोटा मोटा ना खुद ही कर लूंगा, क्योंकि कोर्स में ना मेरा ज्यादा ध्यान लगता ही था इंग्लिश के में, मुझे ज्यादा इंटरेस्ट था नहीं, तो इंग्लिश में मुझे मतलब मन लगता ही था कि कोई रूल पढ़ा रहा है, तो मुझे ना ज्यादा पल्ले पड़ता था ना कुछ। और जी के मैं थोड़ा बहुत खुद ही कर लूंगा, ये मैंने सोच लिया था। तो जैसे जैसे 26 अप्रैल पास है, तो मेरी तैयारी आगे बढ़ती चली गई, और मेरा स्कोर 120 प्लस हो गया था, मतलब 120 से 125 के बीच में आ रहा था। पर फिर क्या हुआ कि जो कोविड की सेकेंड वेव है वो आ गई थी, जिसकी वजह से वो 26 अप्रैल का एग्जाम कर दिया वो 26 सितंबर का। और 26 अप्रैल के 10-15 दिन बाद ही यहां से होती है इसलिए कहानी शुरू, 10-15 दिन बाद ही एग्जैक्ट डेट 12 मई को आती है DSSB PRT की वैकेंसीज DOE और NDMC में, दोनों की पोस्ट में बता देता हूं आपको, ताकि रेफरेंस मिल पाए पिछली बार कितनी थी, अब की बार कितनी है। पिछली बार जनरल की 358 पोस्ट थी, ठीक है, 358 जनरल मतलब यूआर की, और टोटल पोस्ट, टोटल सारी कैटेगरीज को मिला के 554, दोनों की मिला के बता रहा हूं, NDMC और DOE की। तो पिछली बार 554 थी और अब की बार तो ऑलमोस्ट डबल सीट्स है ना। तो ये कुछ सीन था, और उस टाइम मेरे पास डायलेमा आया या फिर दुविधा आई कि यार क्या मैं अपनी रीट की तैयारी कंटिन्यू रखूं या फिर मैं DSSB PRT में शिफ्ट कर जाऊं। अब क्योंकि मेरी प्रायोरिटी थी DSSB, मैंने सारे फैक्टर्स को एंगेज इन किया और सोचा कि भाई राजस्थान में जाके क्या ही कर लूंगा, दिल्ली में घर वाले दिल्ली में है, दिल्ली में नौकरी करेंगे और अच्छी नौकरी होगी, है ना। तो मैंने प्रायोरिटी दी दिल्ली को, तो मैंने जो रीट की जो तैयारी थी उसको कर दिया पॉज और स्टार्ट कर दी DSSB PRT की तैयारी। 12 मई को फॉर्म निकले और मुझे आज भी याद है 17 मई को मैंने अपना फॉर्म भरा, उस टाइम मैं गांव में था। फॉर्म भरते ही वही मेरी आदत, मैंने दिया मॉक टेस्ट। सुबह सुबह मैंने फॉर्म भर दिया था और सुबह सुबह ही फॉर्म भरते ही मैं मॉक टेस्ट देने बैठ गया था। अब वो मॉक टेस्ट मैंने पता कैसे किया था, जैसे वो आंसर कीज नहीं होती, तो 2019 वाली मैंने आंसर की निकाली, जिसके अंदर वो क्वेश्चन होता है, फिर वो रेड ऑप्शंस होते हैं, फिर एक ग्रीन ऑप्शन होता है, इस पर टिक लगा होता है ना, वो आंसर की आपने भी देखी होगी। तो मैंने उसको यूज करके अपना PYQ दिया, भाई देख चलो कहां कुछ लेवल चल रहा है। तो उस टाइम पे ना मेरा स्कोर 110 से 115 के बीच में आया, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, पर वो है ना एक थोड़ी इंसान की नीयत होती है कि हाँ भाई चल अच्छा ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, फंस रहा हूँ तो देख लेता हूँ। तो उसमें से मैंने कुछ चीटिंग भी करी थी, वो उस PDF में से क्योंकि उसमें दिखते ही वो हरे निशान लगे हुए हैं, तो वो चीटिंग भी मैंने करी थी, तो उसको मिला के 115 स्कोर आया था। अब बहुत मुझे इसमें से इंसाइट्स मिली। इंसाइट्स क्या मिली
कि जो मैथ्स है, रीजनिंग है, उसमें मैं अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा हूँ। अच्छा खासा ये नहीं कि 20 में से 20 आए थे उस टाइम पे, पर हाँ एक डिसेंट स्कोर 17-16 उतना मार्क्स आ गए थे। सेकंड चीज इंग्लिश मेरी बहुत लो लेवल पे थी। लो लेवल पे तो इतनी भी नहीं थी, मतलब 10 नंबर आ रहे थे, क्योंकि स्टार्टिंग से इंग्लिश मीडियम था, तो मैं वो जोड़ने वाला काम कर सकता था, जैसे कि दिस इज, दिस एम, दिस आर, तो दिस इज जुड़ रहा तो दिस लगा दिया, है ना, तो वो वाला काम मैं कर लेता था बखूबी तरीके से। तो वो मैंने किया इंग्लिश में। और हिंदी मेरी अच्छी हो गई थी, क्योंकि अरुण सर से पढ़ ली थी, तो हिंदी मेरी टॉप नॉच हो गई थी उस टाइम पे। टॉप नॉच तो मतलब क्या, वोकैबुलरी में अभी भी दिक्कत थी, जो हिंदी की वोकैबुलरी होती है, पर्यायवाची, विलोम शब्द, उसमें सबसे शॉकिंग बात थी पेडागोजी की। पेडागोजी स्पेशल हिमांशी एम का पूरा कंप्लीट कर लिया था। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, आप वीडियो देख रहे हो, आपके भी एक्सपीरियंस रहे होंगे। तो मार्क्स आए 40 मार्क्स है, मतलब 40 के अराउंड ही थे। अब वो 42 थे कि 38 थे, इतना मैं श्योर नहीं हूं, बट इसी के आसपास थे। ठीक है, फिर मैं हुआ शौक भाई, मैं कह रहा क्लास में हमने ये प्याजे की 3-4 स्टेज कर रखी हैं, और इसमें से प्याजे में पूछ रखा है डेफर्ड इमिटेशन क्या होती है इस क्वेश्चन पेपर में। ये डेफर्ड इमिटेशन भला है क्या, ये तो हमने पढ़ी ही नहीं, है ना। तो वहां से मुझे आइडिया लगा कि हाँ भाई मुझे किस वे में तैयारी करनी है। जो मेरे अभी तक सोर्सेज थे उनको मुझे चेंज करने की रिक्वायरमेंट है ना। तो आपको भी ऐसा ही करना है, अपने हिसाब से जब आप फॉर्म भर दो तो भाई मॉक टेस्ट दो। मेरे को अपने लेवल का पता लग गया था कि क्या लेवल था मेरा। फिर मैंने थोड़े से सोर्सेज चेंज किए। अब मुझे ये पता लग चुका था, क्योंकि मेन में वैकेंसीज निकली थी, तो होप तो उस टाइम ये थी कि एग्जाम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में हो सकता है। तो उधर से कुल मिला के मेरे पास 4 महीने थे, है ना। तो उस टाइम मैंने क्या किया, जो क्वेश्चंस थे पीवाईक्यू वाले पार्ट बी के, वो मैंने डायरेक्ट गूगल पे डालना स्टार्ट किए। अब मैंने गूगल पे डाला तो वहां पे एक एनआईएस का डॉक्यूमेंट खुल गया, फिर दूसरा डाला, फिर वो एनआईएस का खुल गया। तो वहां से मुझे पता लग गया कि हाँ भाई मुझे एनआईएस पढ़नी है। मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी और क्वेश्चंस भी देखे, हाँ भाई क्वेश्चन तो इसमें से आ रहे हैं, तो मैंने एनआईएस पढ़नी स्टार्ट कर दी। अब क्योंकि भाई एनआईएस एक बहुत बड़ी बला है, 10 किताब हैं, और 10 किताब के अंदर अलग अलग ब्लॉक्स हैं, 3-3, 4-4 ब्लॉक्स हैं, उसके अंदर भी 3-3, 4-4 चैप्टर्स हैं, तो कुल मिला के 4,000-5,000 पेज की किताब है। पहली बार पढ़ी, एक बेसिक फिलॉसफी समझ आ गई कि हाँ भाई बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए। वो बेसिक चीजें वो सबको आती है, उसमें से मैंने कुछ नया नहीं सीखा। पर क्योंकि मैंने पीवाईक्यूज बीच में स्किप ही नहीं करे, मैं हर 1 हफ्ते में, हर 2 हफ्ते में पीवाईक्यू देता रहा, तो मुझे देखने को मिला कि यार ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा हुआ है। फिर मैंने एनआईएस में जाके देखा, अच्छा ये तो मैंने पढ़ लिया है, बट मैंने मार्क नहीं किया है, ये तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है। फिर उसको मैंने धीरे धीरे याद करना स्टार्ट किया। तो ये चीज हुई। बीच में सितंबर में आपका किसका एग्जाम, वो रीट वाला एग्जाम जो पोस्टपोन हो गया था, वो आया। वो मैं आया था मेरा जयपुर में, वो मैं देके आ गया। उसमें मेरा स्कोर 123 बना, जहां तक, हाँ 123 याद तो क्या, मुझे पूरा याद है, 123 स्कोर बना था मेरा। और उस टाइम अगर आपको याद हो, आप में से किसी ने रीड कर दिया, तो उस टाइम तो भयंकर लेवल पे पेपर लीक हुआ था, और कट ऑफ 150 में से 142 के आसपास गई थी, मतलब 8 नंबर का फर्क था बस कट ऑफ, मतलब 142 कट ऑफ है, मतलब 30,000 बच्चे 142 से ऊपर वाले हैं सारे। तो तगड़े लेवल पेपर लीक हुआ था। तो यहाँ पे इसकी रीट की कहानी खत्म हो, तो पहली खत्म हो गई थी। फिर यहां से मैं चलती गई DCCC PRT की तैयारी। और एक बात याद रखना, मोक ना हमारी तैयारी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हो कि 6 महीने तैयारी कर लेता हूँ फिर मोक दूंगा, तो भाई आप 6 महीने बाद जब मोक दोगे ना, तब आप वापस 0 पे मिलोगे, क्योंकि आपने मोक के हिसाब से तैयारी नहीं करी, लेवल के हिसाब से तैयारी नहीं करी। आपने कर ली जनरल मैथ कैसी आएगी, रीजनिंग कैसी आएगी, बट हाँ भाई DCCC का लेवल ये है, आपने कर ली है तैयारी। फिर मोक दोगे, वो डिफरेंस पूरे करने में आपको 6 महीने और लग जाएंगे, समझ रहे हो। तो मोक को आपको कभी स्किप नहीं करना, मैंने भी कभी नहीं किया, हर 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में मोक में देता रहा। फिर हुआ क्या कि केस चल पड़ा वो बीएड कैंडिडेट्स का, तो हमारा जो एग्जाम था वो स्किप हो गया कि भाई इस साल नहीं होगा, अगले साल होगा, देखी जाएगी जब। तो उस टाइम पे मैं तैयारी करता रहा। मेरी मेनली तैयारी किस में थी, जो मैंने अपने वीक पॉइंट्स आइडेंटिफाई करे थे। एक तो भाई मुझे पार्ट बी में बहुत फोकस करना था, जो कि थी एनआईएस। दूसरा मेरा था इंग्लिश मुझे स्टार्टिंग से करनी थी। और तीसरा था मेरा हिंदी की वोकैब। अब आप बोलोगे सर आपने जीके की तैयारी क्यों स्टार्ट करी? पता है भाई, पार्ट ए में ना हमारे पास 4 कोर सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ। ठीक है,
इन 80 मार्क्स में से जब तक आप 70 मार्क्स अचीव नहीं कर पाते तो आप जीके पर मत बढ़ना। क्यों? जीके में ना रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत कम है। रिस्क टू रिवॉर्ड का मतलब ये है कि आपने 2 घंटे जीके पढ़ ली, नहीं पता जो आपने पढ़ा वो पेपर में आएगा कि नहीं आएगा, बट ये कंफर्म है अगर आपने 2 घंटे में हिंदी में संज्ञा का टॉपिक कर लिया, 2 घंटे में मैथ में टाइम एंड वर्क कर लिया, वो क्वेश्चन पक्का आएगा। तो उसमें रिस्क टू रिवॉर्ड ज्यादा है, समझ रहे हो? तो मेरा उस टाइम पे सिर्फ फोकस था भाई जो मेरे वीक सब्जेक्ट्स हैं, पेडागोजी, इंग्लिश और हिंदी की मेनली वो क्या है, उस पर मेरा फोकस था। आप बोलोगे सर आपके टाइम टेबल में मैथ और रीजनिंग तो थी नहीं। भाई मैथ और रीजनिंग ना मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स की साइड में जा रहे थे, मेरा उनमें इंटरेस्ट था। टाइम टेबल में या फिर वर्किंग स्टडी आवर्स में मैं सिर्फ वो सब्जेक्ट रखता था जो मेरे वीक है। फॉर एग्जांपल मैं 8 घंटे पढ़ रहा हूं तो मैं 8 घंटे सिर्फ पेडागोजी, इंग्लिश और हिंदी पढ़ रहा हूं बस। मैथ और रीजनिंग मेरे उस स्टडी टेबल में थे ही नहीं। मुझे पता है कि भाई मेरे मैथ और रीजनिंग अच्छे हैं और मुझे इंटरेस्ट भी है ना। और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आप 1 घंटे पढ़ लो, 2 घंटे पढ़ लो, वो आपको पता लगेगा नहीं। तो जब मेरे 3 या 8 घंटे कंप्लीट हो जाते थे तब मैं अपनी मैथ एक लेके बैठ गया, भाई अच्छा ये टॉपिक कर लिया, ये टॉपिक कर लिया, वो अलग था मेरा सीन, समझ रहे हो? तो आपको भी ऐसी ना अपने वीक और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है। ऐसा ना हो कि आपकी हिंदी स्ट्रॉन्ग और आप लगे हुए 2-2, 3-3 घंटे हिंदी में। ऐसा ना हो कि आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग है और आप मेन वर्किंग स्टडी आवर्स में से लगे हुए 4-4 घंटे मैथ करने, जबरदस्ती क्वेश्चन करने, समझ रहे हो ये बात? और आप अपने जो स्टडी रूटीन है, जो 8 घंटे का आप बनाओगे टेबल, उसमें ना सिर्फ वो सब्जेक्ट्स रखा करो जो आपके वीक है, जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है वो मत रखा करो। फिर होता क्या था, फॉर एग्जांपल मेरे 8 घंटे कंप्लीट हो गए तो शाम को भाई मैं ईयरफोन्स लगाए और अपने गाने सुनना स्टार्ट किए और क्वेश्चन करता चला गया मैथ्स के कर लिए, रीजनिंग के कर लिए। कुछ नहीं पता लगा कितना टाइम कर रहा हूँ कितना नहीं, मजा आ रहा है बस करते जा रहा हूँ। एक बार में 100 कर दिए, 150 क्वेश्चन, जितने भी हो भाई। पर हाँ करता था मैं बहुत ज्यादा, 50-60 एक बार में कम से कम, ये चीज। फिर मैं आपको बता रहा हूं अभी मेरे मॉक टेस्ट में क्या स्कोरिंग थी और कैसे बढ़ती चली गई। और पता है क्या है, कहो ना कहो ये आंखें बोलती हैं ओ सनम ओ सनम, नहीं कहो ना कहो होता क्या है कि ना भगवान भी हमारे पास कुछ सिग्नल्स भेजता है। अगर आपने उनको ग्रैस्प कर लिया, उनसे अगर कुछ सीख लिया, फिर उनको पकड़ लिया, तो आप बहुत आगे जा सकते हो। हुआ क्या कि जब मैंने मॉक देने स्टार्ट किए, आपको पता स्टार्टिंग में 110 स्कोर आया। फिर मुझे लगा कि लिए भाई जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ थी वो 120 थी, 122 थी, तो मैं टारगेट रखता हूं अपना 125 का भी फिलहाल का, तो 15 नंबर बढ़ाने हैं। तो कुछ दिन मैंने पढ़ाई करी, 1-2 महीना, फिर वो 125 आ गया। फिर मम्मी के पास आया, मम्मी 125 स्कोर आ रहा है, क्या किया जाए, बन गया मास्टर में। मम्मी कह रही ना 125 में क्या आएगा, पिछली कट ऑफ 122 पे थी तो 125 से तेरा क्या हो जाएगा, तो 130 जा। मैं कह रहा ठीक है। फिर मैंने तैयारी करी, करता गया, एनआईएस पढ़ता गया, इंग्लिश के वोकैब कर लिए, इंग्लिश के रूल्स कर लिए, है ना, मैथ रीजनिंग साइड बाय साइड कर ही रहा था मैं, तो करता रहा। फिर आ गया थोड़े दिनों बाद हवाबाजी में, मम्मी 130 मार्क्स, सरकारी मास्टर दिल्ली में, 60,000 सैलरी और सब कुछ सेट मामला है। 130 में तेरा कुछ नहीं होने का मेरे भाई, तू अगर 135 का। मम्मी मैं कह रहा ठीक है 135 कर लेते हैं। फिर थोड़ी और तैयारी करी, फिर 135 का स्कोर लेके हवाबाजी मार के आ गया। मम्मी 135, दिल्ली में आराम की नौकरी, सरकारी मास्टर, 60,000 सैलरी जेब में, और मस्त 135 मार्क्स आ रहे हैं, बन गया मैं तो मास्टर। है कित का मास्टर भाई, तू कित का मास्टर, तेरे 135 से काम चलन का तेरा, तू कर 140 की तैयारी। ये पर्टिकुलर वर्डिंग्स थी उस टाइम पे। मैं कह रहा ठीक है। मैं कह रहा अम्मी क्या बात कर रहे हो आप, हर बार जब आ रहा हूँ 5 नंबर बढ़ा के फिर 5 नंबर, ठीक है 100। अब हुआ क्या कि ना एक प्लेट्यू फेज आता है हमारी तैयारी में, तो मेरा वो 135 पे आके रुक गया, स्कोर ही नहीं बढ़ रहा। मॉक दे रहा हूं 135, मॉक दे रहा हूं 135, उसी के आसपास स्कोर खेल रहा है। होता क्या है, जब एक प्लेट्यू आया था लर्निंग में, जब स्कोर नहीं बढ़ता तो उसमें ना हमारी 2-3 गलतियां होती हैं। एक गलती तो ये कि हम जो नए टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है, जो नए टॉपिक्स पढ़े हैं मॉक में आते फिर वही सवाल गलत हो जाते हैं। दूसरी चीज ये कि अभी भी हमने कुछ टॉपिक्स नहीं पढ़े होते, या फिर जिन्हें हम इग्नोर करते हुए आने की, यार ये तो हार्ड टॉपिक है, इसको छोड़, ये मेरे से नहीं होगा, वो टॉपिक्स।
तीसरी कुछ सिली मिस्टेक्स जो कि हम लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से करते हैं। तो उस टाइम मेरा बहुत स्कोर रुक गया 135 पे। तो मैं भी मजे लेने के लिए, हाँ भाई क्या चक्कर 140 नहीं हो रहा स्कोर, क्या चक्कर है, नहीं पहुंच रहा स्कोर 140, मैं कह रहा पहुंचा दूंगा, रुक जाओ। फिर मैं करता चला गया वही सेम रूटीन, रोज पेडागोजी पढ़ रहा हूँ 4-5 घंटे, इंग्लिश, हिंदी, फिर आपका मैथ, रीजनिंग, ठीक है। फिर मैं सब कुछ रिवीजन कर लिया, प्रैक्टिस करी, फिर मेरा स्कोर गया 140-145 के बीच में। अब मैं राजी, अब की बार मैं गया बटन, ऊपर वाला बटन खोल, थोड़ा और हवाबाजी मारने के लिए, मम्मी 135 नहीं 145, D++VPRT अब मेरी मुट्ठी में। कह रहे हैं कित का मास्टर भाई तू, और किस बात की तेरी मुट्ठी में D++VPRT नौकरी। फिर वो जो मोटिवेशन लेवल था, फिर वो धड़ाम से जमीन पे देके मार दिया। मैं कह रहा मैं चाह क्या रही हो, कितने नंबर लाऊं, कह रहा तू 150 लिया तब मैं संतुष्ट हो जाऊंगी कि तूने कुछ कर दिया, तेरा कुछ हो जाएगा। आप देख रहे हो, मतलब कोई भी एक नॉर्मल आदमी नहीं सोच सकता जिस एग्जाम की कट ऑफ पिछली बार 125 गई है, 122 गई है, अगली ही कट ऑफ 150 प्लस चली जाएगी। पर वो मम्मी के दिमाग में कहां से आया कहां से नहीं मुझे नहीं पता, उन्होंने मेरे को बताया, मोटिवेट किया, डिमोटिवेट किया, कुछ नहीं किया, मेरे अंदर जिगरा आ गया था कि ले भाई 150 करनी है। फिर वो क्या होता है ना, 145-140 के आसपास ना हमारा स्कोर जब हो जाता है तो ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। अब वो जो 50 नंबर गैप है ना, वो भाई बहुत मुश्किल होता है वो कवर करना, है ना। उसमें कुछ सिली मिस्टेक्स हर बार होती हैं हमसे किसी न किसी रूप में, नहीं तो कुछ टॉपिक्स रह ही जाते हैं, या फिर वो क्या है, अभी कोई टेढ़ी मेढ़ी आ गई जो आपने कभी देखी ना, फिर क्या कर लोगे आप, उसका कुछ भी नहीं कर पाओगे। फिर मैंने थोड़ी सी और मेहनत करी और 150 में ले आया। उस टाइम मुझे आज भी जनवरी का टाइम था। फिर मम्मी के पास गया, मम्मी 150 आ गए हैं, स्टेबल स्कोर है, 150 ही आ रहे हैं, और अब बताओ बढ़िया मास्टर, अब तो मान लूं, ले लूं एक कलम, डाल लूं जेब में, ठीक है मास्टर जी बोला करो आज से। फिर कह रही हाँ ठीक है अब तेरा कुछ हो जाएगा, तू कुछ कर लेगा। कह रही पर 155, मैं कह रहा 155, मैं कह रहा अभी मेहनत कर लूंगा 155 भी लाऊंगा, पर अभी ये एक्सपेक्ट मत करना आपके स्कोर बढ़ाने के चक्कर में 120-155 तक मेरा कच्चा फट गया, मेरे बस की नहीं है, ठीक है। तो ये चीज थी। अब मुझे आज भी याद है 15 जनवरी की डेट थी, और ना उस टाइम तक मेरा स्टेबल स्कोर हर मॉक में 150 प्लस हो रहा था, 150 प्लस, ठीक है। तो मैंने उस टाइम एक स्ट्रेटेजी बनाई, अपने सारे PYQs को एनालाइज करके, भाई किस सब्जेक्ट में मेरा कितना टाइम लगा, किस मॉक में कितना टाइम लगा, कितना कितना स्कोर आया। तो उस टाइम मैंने एक बहुत सुंदर स्ट्रेटेजी बनाई कि अगर मेरा हार्ड एग्जाम आ गया तो मुझे हर सेक्शन में कितना टाइम लेना है, अगर मेरा इजी एग्जाम आया तो मुझे हर सेक्शन में कितना टाइम लेना है, अगर हार्ड एग्जाम आया तो मेरा स्कोर कितना बनेगा पूरे 200 मार्क्स में से, है ना, और इजी आया तो कितना स्कोर बनेगा। तो आप मानोगे नहीं, जब मैं पेपर देने बैठा वो डेटा बिल्कुल परफेक्टली सेट हुआ, परफेक्टली, +-2 हो सकता है और कुछ नहीं, बिल्कुल परफेक्टली जो डेटा मैं सेट कर गया वही सेम डेटा। तो 15 जनवरी को ये था, मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बना ली थी और तैयारी पे ऑलमोस्ट लगा दिया, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का मतलब ये नहीं तैयारी रोक दी, मतलब बस भाई मुझे मेनली रिवीजन करना है और तैयारी आगे, मतलब और थोड़ा कोई कंसेप्ट आया तो कर लूंगा, बाकी इतना भी स्ट्रेस नहीं है ना, मुझे बस रिवीजन करना है एग्जाम, ठीक है। और जनवरी में होगा कि ना एग्जाम सब आपके ना सितंबर में होंगे फिर से। मैं कह रहा यार अभी तो बहुत लंबा समय, अब तैयारी होगी, अब क्या किया जाए। मैं कह रहा मेरी तैयारी होगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, अब आएगा तैयारी कर ही रहे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 7 फरवरी की डेट थी, नोटिस आता है कि आपके एग्जाम अगले महीने से है, मार्च में, ठीक है भाई। और ये न्यूज भी यूट्यूब वाले एजुकेटर्स ने दी थी कि भाई सितंबर में पेपर होगा, तैयारी छोड़ दो, बाद में कर लेना। पर मेरी तैयारी हो चुकी थी तो मैं बच गया था भगवान की दया से। 7 फरवरी को डेट आती है कि आपके एग्जाम्स 7 मार्च, 16 मार्च, 20 मार्च, 23, 24, 25, 27, 29 और 30 इन डेट्स पर है। मैं कह रहा ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, तैयारी है, बस रिवीजन करनी है। उस टाइम तक ना मैं नए कम से कम 3 बार पढ़ चुका था और नोट्स बना चुका था। उस मीन टाइम में, क्योंकि मेरा मार्च में ना लास्ट में एग्जाम था, उस मीन टाइम में 2 महीने की 7 मार्च स्टार्टिंग, 7 फेब थी स्टार्टिंग ऑलमोस्ट फेब की,
और मेरा एग्जाम था 27 मार्च का। तो ऑलमोस्ट उस 2 महीने में 20 दिन 50 दिन मान लो, मैंने अपने नोट्स रिवाइज कर लिए। 6 बार नोट्स रिवाइज करे, 6 बार। क्यों? क्योंकि भाई एनआईएस इतनी फैक्चुअल है, नहीं पता भाई, एक फैक्ट याद करते दूसरा भूल जाते हैं। 6 बार रिवाइज करी, इंग्लिश के नोट्स रिवाइज करे, वोकैबुलरी रिवाइज करे, मैं बेसिकली उसमें रिवीजन चला गया। और आप बात मानोगे नहीं, एक तो मैं मॉक्स इतनी दे चुका था, मेरे अंदर डर खत्म हो गया था, प्लस मैंने स्ट्रेटेजी बिल्कुल फुल प्रूफ बना ली थी कि इतना समय लगेगा। और दोनों एग्जाम में बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा, दोनों एग्जाम में मेरे पास 20 मिनट, एक में अराउंड 18 मिनट बचे हुए थे और एक में 20 मिनट, और मेरा पेपर खत्म हो गया था। मैं शांति से बैठ गया था और जैसा मैं चाह रहा था वैसा ही पेपर हुआ। डेटा मैंने तगड़ा सेट कर रखा था, जिस हिसाब से मैं चाह रहा था किस सेक्शन में मैं कितना परफॉर्म करूं, वैसे मैं परफॉर्म कर रहा था। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी, है ना। ये जब आएगा ये कॉन्फिडेंस, जब आप अपनी स्ट्रेटेजी बना लोगे। स्ट्रेटेजी बनेगी बेस्ड ऑन डेटा। डेटा तब मिलेगा जब आप दोगे मॉक, ठीक है। इसके बारे में एक कंप्लीट अलग वीडियो बनाऊंगा, उसके बारे में आप थोड़ा वेट करिएगा। और फिर भाई दोनों एग्जाम दिए मैंने, एक मेरा शायद 24 मार्च का था, एक था 27 मार्च का। दोनों एग्जाम दिए और जो आंसर की थी वो 30 के, जैसे एग्जाम खत्म होते हैं तो 1-2 दिन बाद आंसर की आती है। और आंसर की में वो क्या होता है, बस आंसर्स होते हैं, हमारी रिस्पॉन्स की नहीं होती है। तो जहां तक मुझे याद थे, मैंने काउंटिंग कर ली थी मार्क्स की, तो एक में मेरे 157 या 8 बने थे, एक में मेरे 155 बने थे, इसी आसपास बने थे। मैं कह रहा लो भाई तगड़े नंबर बन गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिलेक्शन पक्का आपकी बार तो, ठीक है। अब इस मीन टाइम में ना एक बात और याद रखना कि स्टडी से अपने आप को इतना ओवरबर्डन मत कर लेना। अब ऐसा नहीं है कि सर ने बोल दिया भाई ओवरबर्डन मत करना, चल बर्डन हो रहा है 1 घंटा पढ़े और बर्डन हो रहा है पढ़ाई से, छोड़ दी पढ़ाई। नहीं, ओवरबर्डन का मतलब भाई अगर आपके दिमाग में ना क्लैरिटी है गोल की कि आपको DTPRT क्रैक करना है, क्लियर करना है, तो पहली बात वो बर्डन आएगा नहीं। आप अलग अलग वेज ढूंढोगे कि भाई स्कोर में कैसे बढ़ा लूं। बर्डन तब आता है जब हमारा किसी चीज में मन ना हो और हम जबरदस्ती कर रहे हो, ठीक है। थोड़े हाथ पैर मारोगे तो हर चीज पॉसिबल है भाई, समझ लो, हर चीज पॉसिबल है। और जनवरी 2021 में जब मैंने रीट में मेनली अपनी तैयारी स्टार्ट करी थी पेडागोजी की, जब पेडागोजी स्पेशल ये था, उससे पहले ना मेरे को प्याजे बोलना ही नहीं आता था। प्याजे को बोलते क्या है, पिजेट बोलता था मैं। पिजेट बताओ क्या पिजेट, किस बात का पिजेट, कोई पिजन थोड़ी है ना। तो ना मेरे को थ्योरी आती थी। जब मैं वहां से लेके यहां तक स्कोर कर सकता हूं, और उसमें क्या बोलते हैं भाई, पार्ट बी में दोनों में 90 प्लस स्कोर, दोनों पार्ट में, पार्ट बी में बात कर रहा हूं, तो अपने आप को इतना ओवरबर्डन मत कर लेना। और पूरे हफ्ते में ना, लाइक 7 दिन में 1 दिन जरूर दिया करो जिसमें थोड़ा सा फ्री टाइम दे सको अपने आप को। कोई एंटरटेनमेंट के लिए मूवी देखनी है, वेब शो देखना है, कहीं थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए 2-3 घंटे तक बाहर जाना है, बस वही। और वो भी 1 दिन, ये नहीं रोज ही गेड़ियां मार रहे 2-3 घंटे, ऐसा नहीं चलेगा भाई, ठीक है। और गिवन द फैक्ट अगर आपका टाइम टेबल बहुत स्ट्रांगली डिजाइंड है तो आप दिन के भी दे सकते हो भाई। मेरा क्या था भाई, मेरा एक स्ट्रेस रिलीविंग चीज थी, वो थी गेम। भाई पूरे दिन आप 8 घंटे पढ़ते हो, दिमाग ओवरलोड हो जाता है। मेरे लिए थी वो गेम। मैं सुबह उठता था 8 बजे 9 बजे, 2 बजे तक करी पढ़ाई, और उसके बाद 2 के बाद 5 था मेरा मतलब गेम का पीरियड हो गया, जिसमें मैं गेम खेल लूं या फिर सो जाऊं, कुछ भी कर सकता हूं उस पीरियड में, है ना। क्योंकि थोड़ा सा ब्रेक तो चाहिए होता है भाई। मैं 8 से 2 लगातार पढ़ रहा हूँ, बीच में खाना खुना खाया, बस ठीक है भाई। उस 2 से 5 में मैं गेम खेलता था, पबजी। एक फ्रेंड सर्कल था, वो तो अलग फील्ड्स में थे, बट हम खेलते थे, है ना। तो माइंड फ्रेश हो जाता था। फिर 5 बजे अपने खेल के उठे, और फिर उसके बाद थोड़ा सा 1 घंटे का और रेस्ट कर लिया 1 घंटे का और रेस्ट कर लिया। फिर 6 बजे फिर बैठ के 6 से 10 और पढ़ लिया। और वो 6 से 10 मेरा टाइम था लाइक रिलैक्सिंग टाइम। मैथ कर ली, रीजनिंग कर ली, ऐसे सब्जेक्ट के लिए जिसमें मेरे को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ना मेरी ज्यादा एनर्जी लग रही, मेरा इंटरेस्ट वैसी है, समझ रहे हो। तो आप सुबह सुबह हाई एनर्जी में वो सब्जेक्ट्स कवर करो जो आपको मुश्किल लगते हैं, हार्ड लगते हैं। फॉर एग्जांपल किसी को मैथ मुश्किल लगता है तो सुबह कर लो भाई। जैसे मुझे पेडागोजी मुश्किल लगती थी तो मैं सुबह करने बैठ जाता, सुबह 8 बजे खोल लिया, नई किताब खोल लिया, 8 बजे करने बैठ गया, कर रहा हूँ लगातार 2 बजे तक, क्या दिक्कत है, समझ गए। तो ऐसा कुछ आपको डिजाइन करना है। बाकी आपको रिजल्ट का पता ही है, 2 नवंबर को रिजल्ट आ गया था, और उसके रिएक्शन की वीडियो मैं चैनल पर डाली हुई है, आप वो जाके देख सकते हो। देखो, होप सो इस जर्नी से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा।
ये एक बात पता लग गई होगी कि भाई दुविधाएं सबकी जर्नी में आती हैं, ठीक है। और इतना बहुत ऊपरी तरीके से बताया, कभी आप मेरे सामने बैठोगे, कभी डिस्कशन करूंगा, तब आपको पता लगेगा कि हाँ यार असल में दिक्कतें बहुत आती हैं, जो आपके साथ अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आ रही है, मेरे साथ आ चुकी हैं, है ना। और ये टाइम भी आया एक बार, जो फाइनल में स्ट्रेटेजी का बता रहा हूं, जब मैंने बना ली थी, मेरी मैथ की टाइमिंग थी 12 से 15 मिनट की, कि मैं पूरा मैथ 12 से 15 मिनट में कर दूंगा, पूरी रीजनिंग 12 से 15 मिनट में कर दूंगा। इतना टाइम था, मतलब इतना कम टाइम मैंने कम कर दिया था। मेनली टाइम तो देखो मैथ रीजनिंग लेती है, बाकी तो कोई लेता नहीं है। मैथ रीजनिंग मेरा टाइम कम लग रहा था। और रिसेंट की बात ये है, रिसेंट की तो क्या मतलब जब मैंने मूक दिया रिसेंट में पिछले कुछ महीनों में, तो मैं 12 मिनट में मैथ कर देता हूँ, रीजनिंग भी 12 मिनट में कंप्लीट, है ना। कहने का मतलब ये है कि यार कुछ चीज मुश्किल नहीं है। पेडागोजी मुझे वीक लगती थी, मैंने स्ट्रांग करी। हिंदी मेरी वीक थी, मैंने करी स्ट्रांग। इंग्लिश वीक थी, करी स्ट्रांग, है ना। एक्सक्यूज देने बैठोगे तो कहीं नहीं जाने वाले भाई। 21 की वैकेंसी में आप थे, 25 में भी हो, जब 30 में आएंगे तब भी आप यही मिलोगे। फिर तो एक्सक्यूज देना बंद करो, सर हमारी तो मैथ कमजोर है, हमने तो मैथ कभी पढ़ी नहीं, मैथ देख के चक्कर आते हैं। भाई काय के चक्कर आते हैं? सिलेक्शन लेना तो एक्सक्यूज मत दो, और नहीं लेना फिर तो एक्सक्यूज की दुकान आप लगा ही दो, क्या दिक्कत है? समझ रहे हो? तो भाई कभी भी एक बात याद रखो, एक्सक्यूज मत देना खुद को। एक्सक्यूज दोगे ना तो माइंडसेट उसी वे में ढलता चला जाएगा। जितना हो सके मेहनत करो भाई, खुद के लिए कर रहे हो, माँ बाप को एक पॉइंट ऑफ टाइम पे खुशी मिल जाएगी, सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी। एट द एंड जिंदगी आपकी, आपको करना है। समझे इस बात को? तो होप सो दोस्तों कुछ अच्छा नया सीखने को मिला होगा। और अब लगातार गाइडेंस वीडियो आप देख ही रहे हो, लगातार चैनल पे आ ही रही है, और आप लोगों का सपोर्ट भी बहुत मिल रहा है। अगर अब भी कोई डाउट हो तैयारी से रिलेटेड, कोई दिक्कत आ रही है किसी सब्जेक्ट में, वैसे तो भी मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की वीडियो बनाऊंगा, जैसे मैथ की अलग, इंग्लिश की अलग, रीजनिंग की अलग, हिंदी की अलग, कहां से करें कैसे करें, पेडागोजी की अलग, है ना। उसकी आप चिंता मत करो। बाकी और कोई दिक्कत आ रही हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।